नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र फौजदार आप सभी का भारतीय इतिहास के इस सेशन में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा और एक नया टॉपिक जो हमें स्टार्ट किया था और उसको लेके आगे बढ़ रहे थे, और हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा था भारतीय इतिहास में वैदिक संस्कृति। और इस वैदिक संस्कृति में मैंने कल आपको बताया कि जो वैदिक संस्कृति थी इसका समय कब से कब तक था। विंटरनिट्ज ने इसे दो भागों में बांटा। दोनों भाग पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, दोनों का समय के बारे में मैंने आपको कल बताया। इस सभ्यता के निर्माता के बारे में हमने कल बातें की थी पिछली वीडियो में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो पिछला देखेंगे कि इनका आगमन कहाँ से हुआ था, भारत में इनका जो निवास क्षेत्र था वो कौन सा रहा था, ऋग्वैदिक काल में कौन सा था, उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। और इसके बाद साथियों हमने चर्चा की थी कि ये जो आर्य थे, आर्य कहाँ से आए थे और किस किस के अनुसार। हमने स्वदेशी मत देखे और कुछ विदेशी मत, लेकिन सर्वाधिक जो मान्य मत हमने देखा वो देखा था मैक्स मूलर का, और मैक्स मूलर के अनुसार ये जो मध्य एशिया से इनका आगमन माना जाता है। तो प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे कल आपकी इस वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के बारे में, और आज अपन बात करते हैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाने में। तो वैदिक संस्कृति में साथियों हम बात करते हैं आगे। देखिए, कल मैंने आपको जैसा बताया कि ये जो हमारी वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति समझेंगे इसको। वैदिक संस्कृति यानी 1500 ईसा पूर्व से लेके ये इसका समय जो था वो 600 ईसा पूर्व तक का था। और यहां फिर मैंने आपको बताया कि ये दो भागों में बटी थी, जहां दो भागों में पहला जो भाग था इसका वो कहलाया पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, इसे प्यारे साथियों मैंने आपको बताया था कि इसे किस नाम से भी जाना जाता है, ऋग्वैदिक काल के नाम से, ठीक है ना। और इसका दूसरा जो भाग मैंने आपको बताया था वो बताया था उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। तो ये दोनों काल जो थे हमें अलग अलग पढ़ने हैं, जहां पूर्व वैदिक काल जो था प्यारे साथियों, ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का था। और शेष जो मैंने आपको कल बताया था वो बताया था 1000 ईसा पूर्व से लेके शेष जो समय है 600 ईसा पूर्व तक का, वो हमारा उत्तर वैदिक काल था। तो इन दोनों में हमको परिवर्तन देखना है हमारे इतिहास विषय में। जब हम इस टॉपिक को लेके चलते हैं तो इस टॉपिक का मतलब होता है कि देखिए, ये जो ऋग्वैदिक काल था इसका सामाजिक जीवन कैसा था, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था, यानी कि क्या क्या परिवर्तन आए थे। ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था, और उत्तर वैदिक काल में, इस ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आते आते क्या क्या परिवर्तन हुए थे। तो ये सारी चीजें हम आगे बढ़ रहे थे। तो कल मैंने जहां आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया था कि ये जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था, तो हम बात कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने चर्चा की है कि ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। तो ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक जीवन था इस पे हमारी चर्चा चल रही थी प्यारे साथियों, ठीक है। अब ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में मैंने आपको समाज के बारे में बताया था, ठीक है। अभी यहाँ मैं थोड़ा सा उसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेता हूँ कि जैसे मैंने बात बताई थी आपको लास्ट वीडियो में कि ऋग्वैदिक काल में समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी। परिवार का जो मुखिया था वो कुलप या गृहपति कहलाता था। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में समाज 3 बड़ी बड़ी इकाइयों में विभक्त था, जिनमें एक इकाई थी ग्राम, एक थी विश, एक था जन। ग्राम, विश और जन। जहां ग्राम, ग्राम का जो मतलब था प्यारे साथियों वो था कि कई गांवों का जो समूह था वो ग्राम कहलाया था। ग्राम का जो मुखिया है वो ग्रामणी, ठीक है। इसके अलावा विश, दूसरा मैंने भाग बताया था, विश यानी कई गांवों का समूह जो था वो विश कहलाया था, और विश का जो मुखिया हुआ था वो था विशपति, ठीक है। इसके अलावा कई विषयों का जो समूह था वो कहलाया था साथियों जन, और जन का जो मुखिया हुआ करता था, वो जन का जो मुखिया था वो कहलाता था जनपति या राजा, यानी कि राजा का अधिकार हुआ करता था इन सारे क्षेत्रों पर। इस ऋग्वैदिक काल में मैं आपसे बात कर रहा था कि इस ऋग्वैदिक काल में प्यारे साथियों जो स्त्रियां थी, यानी कि महिलाएं जो थी, स्त्रियों की जो दशा थी, ध्यान रखो, स्त्रियों की जो दशा थी वो कैसी थी, सम्मानीय, ठीक है। कि स्त्रियों की जो दशा थी वो बड़ी सम्मानीय थी। इन स्त्रियों को पढ़ने और
यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। ठीक है, कि यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार स्त्रियों को था ऋग्वैदिक काल में, और जब पढ़ने का अधिकार था तो इस काल की प्रमुख विदुषी महिलाओं पे मैंने आपको चर्चा की थी कि इस काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी। तो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाओं के आपसे नाम पूछे जाते हैं। तो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाओं के बारे में हम बातें करेंगे। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था, जैसे देखो, घोषा, अपाला, सिकता, विश्वारा, लोपामुद्रा, शची, इंद्राणी आदि। ठीक है प्यारे साथियों, ये महिलाएं जो थी, ये कौन से काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं? ये ऋग्वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं थी, यानी कि महिलाओं को पढ़ने का और यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। इन विदुषी महिलाओं को, कौन से काल की विदुषी महिलाओं को? ऋग्वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं थीं, इन विदुषी महिलाओं को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, इन्हें किस नाम से जानते थे? इन्हें ऋषि कहा जाता था। क्या कहते थे प्यारे साथियों? ऋषि के नाम से जाना जाता था। तो इन विदुषी महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो आप याद रखेंगे कि ऋषि के नाम से, यानी कि इन विदुषी महिलाओं को जाना जाता था। इसके अलावा अगर अपन बातें करते हैं तो देखो, इनकी इतनी सम्मानीय स्थिति के बारे में जब मैंने कल आपसे चर्चा की थी, तो इस काल में एक ब्राह्मण ग्रंथ आता है। कल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शतपथ ब्राह्मण। कौन सा ग्रंथ है प्यारे साथियों? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी के लिए, ठीक है, कि पत्नी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था, और वो शब्द था कौन सा? अर्धांगिनी। ठीक है, याद रखिएगा कि पत्नी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? अर्धांगिनी शब्द प्रयोग किया गया था, कि पति का आधा भाग उसकी पत्नी को माना गया था। तो बड़ी सम्मानीय दृष्टि से इनका, यानी कि यहाँ पर रहन सहन था, महिलाओं की स्थिति बड़ी सम्मानजनक थी। तो ये ऋग्वैदिक काल की हमने बात की थी। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि ये जो ऋग्वैदिक काल था, इस ऋग्वैदिक काल में कुछ महिलाएं ऐसी भी हुआ करती थी जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। सिंपल सी बात यहां पर आएगी कि ऋग्वैदिक काल में, याद रखिएगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं, ठीक है, याद रखिएगा यहां पर कि ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं क्या कहलाती थीं? तो प्यारे साथियों, ऐसी महिलाएं जो जीवन भर अविवाहित रहती थीं, उन महिलाओं को किस नाम से, यानी कि जाना जाता था? तो उन महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो उन महिलाओं को अमाजू के नाम से, यानी कि जाना जाता था। अब बात आती है कि यहां से आगे की ये जो ऋग्वैदिक काल था, इस ऋग्वैदिक काल में हमारी सामाजिक स्थितियां क्या क्या थी? तो यहां पर हमें देखना है कि वैदिक सभ्यता के इस ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, कि वैदिक सभ्यता के इस ऋग्वैदिक काल में समाज में अगर हम प्रथाओं के बारे में बात करते हैं तो प्यारे साथियों, इसमें बाल विवाह जो थे वो प्रचलित नहीं थे, लेकिन अंतर जातीय विवाह प्रचलित थे। तो ध्यान रखो कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी, कौन कौन सी प्रथाएं अप्रचलित यानी कि मानी जाती हैं, तो उनके बारे में बातें आपको यहाँ पे करनी है। तो देखो, ऋग्वैदिक काल में मैं एक साइड में यहाँ पर मैं बातें करता हूं आपसे कि कौन कौन सी प्रथाएं जो थी वो प्रचलित थी, प्रचलित प्रथा, और कौन कौन सी जो प्रथा थी साथियों वो अप्रचलित थी। ध्यान रखिएगा, अप्रचलित प्रथा। ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वैदिक काल में प्रचलित प्रथाओं के बारे में अगर अपन बातें करते हैं तो देखो, ऋग्वैदिक काल में जब भी किसी लड़की का जो विवाह किया जाता था, तो लड़की को विवाह के समय में उसे कुछ उपहार दिए जाते थे, कुछ राशि भेंट की जाती थी। उस राशि को अपन एक नाम से जानते थे और वो उसे कहते थे बहतू। क्या कहते थे उसे? बहतू। बहतू का मतलब यहां पे हो गया, देखिए प्यारे साथियों, दहेज।
ठीक है, कि ऋग्वैदिक काल में जब कन्या का विवाह किया जाता था, लड़की का विवाह जब किया जाता था, तो उसे कुछ वस्तुएं भेंट की जाती थी, उपहार उसे दिए जाते थे। तो उस उपहार वाली जो प्रथा थी, उपहार देने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे किस नाम से जानते थे? उसे बहतू के नाम से यानी कि जाना जाता था। इस काल में मैंने अभी आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे, लेकिन लेकिन विधवा विवाह, ध्यान रखिएगा, ठीक है, या मैं कह सकता हूं पुनर्विवाह, ठीक है, कि यहां पर यानी कि बाल विवाह प्रचलित नहीं थे, लेकिन यहां प्यारे साथियों पुनर्विवाह थे, या विधवा पुनर्विवाह मैं लिख सकता हूं यहां पर कि विधवा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह, कि विधवा पुनर्विवाह प्रचलित थे। और एक प्रथा जो थी वो थी प्रचलित प्रथाओं में, आपको याद रखना है, और ये प्रथा थी प्यारे साथियों नियोग प्रथा, याद रखेंगे, ठीक है, कि देखो यहाँ पे दहेज दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में। जब कन्या का विवाह होता था तो उसको कुछ उपहार वस्तुएं धन आदि जो था वो भेंट किया जाता था। तो उसे अपन उस जमाने में किस नाम से जाना जाता था? बहतू कहते थे, जिसे आज वर्तमान स्वरूप में क्या कहते हैं? दहेज। यहाँ विधवा पुनर्विवाह थे, लेकिन बाल विवाह नहीं थे, ध्यान रखिएगा। अंतर जातीय विवाह भी थे, ठीक है, याद रखिएगा कि विधवा पुनर्विवाह के साथ साथ अंतर जातीय विवाह जो थे, अंतर जातीय, कि या अंतर जातीय जो विवाह थे उनका प्रचलन था, याद रखिएगा, है ना। तो अंतर जातीय विवाह, ये कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो ऋग्वैदिक काल में यानी कि प्रचलित थी। लेकिन अगर बात मैं करता हूं आपसे अप्रचलित प्रथाओं की, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि देखो बाल विवाह नहीं किए जाते थे, बाल विवाह, ठीक है, याद रखेंगे आप कि ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक जीवन था उसमें बाल विवाह जो थे वो प्रचलित नहीं थे। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे पर्दा प्रथा की बात मैं करूं तो ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा भी प्रचलित नहीं थी? तो पर्दा प्रथा, यानी कि जो घूंघट प्रथा थी, वो घूंघट प्रथा भी प्यारे साथियों यहाँ प्रचलित नहीं थी। किसी भी प्रकार का कोई भी पर्दा जो था वो नहीं किया जाता था। महिलाएं घूंघट नहीं किया करती थी, पर्दा नहीं किया करती थी, ना किसी जेठ ससुर आदि से, यानी कि जो घूंघट वर्तमान समय में जो प्रथा समाज में है, उस समय की उस प्रकार की कोई भी प्रथा हमारे ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। और प्यारे साथियों इस समय सती प्रथा जो थी, इसका भी हमें ऋग्वैदिक कालीन समाज में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में जो प्रथाएं थी, कौन कौन सी प्रथाएं तो प्रचलित थी, जैसे कि हम बात करते हैं बहतू प्रथा जो दहेज के रूप में दिया जाता था, वो प्रचलित थी। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह थे, अंतरजातीय विवाह हुआ करते थे, ठीक है। नियोग प्रथा पे मैं अभी चर्चा करूंगा कि नियोग प्रथा क्या हुआ करती थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है नियोग प्रथा से मतलब क्या है, ठीक है। इधर बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जो थी, ये इस समाज में प्रचलित नहीं थी। चलिए बात करता हूं इस नियोग प्रथा के बारे में। तो देखिए साथियों, नियोग प्रथा क्या थी? ऋग्वैदिक काल में यह प्रथा प्रचलित थी, नियोग प्रथा, समझिए इसको। नियोग प्रथा के बारे में मैं आपसे यहां बातें करता हूं कि नियोग प्रथा क्या थी। देखिए साथियों, एक ऐसी सामाजिक प्रथा जो ऋग्वैदिक कालीन समाज में प्रचलित थी कि अगर कोई भी महिला है और उसका या तो पति जो है वो मर गया हो, या फिर पति जो है वो संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं हो, ठीक है, कि या तो किसी महिला का पति मर गया हो या फिर वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता हो, तो ऐसी स्थिति में वो जो महिला है, वह महिला अपना वंश चलाने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, वह अपने देवर, जेठ, ससुर या समाज के किसी भी सम्मान्य व्यक्ति के साथ, समाज के किसी भी सम्मान्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाकर पुत्र प्राप्ति करे। यानी उसका उद्देश्य जो था वो वंश वृद्धि था, कि समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ में संबंध बनाते हुए वह अगर पुत्र प्राप्ति करती है, तो उस प्रथा को अपन कौन सी प्रथा के नाम से जानते थे? नियोग प्रथा कहते थे। इस नियोग प्रथा का उदाहरण ध्यान दीजिएगा कि नियोग प्रथा, अब नियोग प्रथा यानी देखो इस सामाजिक प्रथा के तहत इसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है, कि महाभारत कालीन जो समय था, इस महाभारत कालीन समय में, महाभारत काल में वेद व्यास, ध्यान रखिए कि वेद व्यास और अंबिका, इस प्रथा के तहत वेद व्यास और अंबिका के संसर्ग से पांडु
और धृतराष्ट्र। ध्यान रखिएगा कि पांडु और धृतराष्ट्र जो पैदा हुए थे महाभारत काल में, वो कौन सी प्रथा के तहत ही पैदा किए गए थे? तो याद रखिएगा वो कौन सी प्रथा थी प्यारे साथियों? वो नियोग प्रथा थी। ठीक है, तो नियोग प्रथा क्या होती है आपकी समझ में आया कि सामाजिक एक ऐसी कुरीति थी कि अगर किसी महिला का पति मर गया हो या फिर उसका पति जो है वो संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में वह महिला समाज के किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ संबंध बनाकर पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से, यानी कि पुत्र प्राप्ति करे, पुत्र को जन्म दे, तो वो प्रथा नियोग प्रथा कहलाती थी। तो ये हमारे कौन से समाज में यानी कि प्रचलित मानी जाती है प्यारे साथियों? तो एक तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है यहां तक का? तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपसे यहां से आगे की बात अगर मैं करता हूं तो ध्यान से समझिए इसको कि हमारी इस ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन समाज चल रहा है, तो ऋग्वेद की जब बात आती है तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल बताए गए हैं? 10। ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। हम इन पे मंडलों पे हम धार्मिक जीवन जब पढ़ेंगे तो उसमें अपन बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन को एक चीजें, जो भी चीजें हमें सामाजिक जीवन के तहत देखनी है उनमें हम आगे बढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल बताए गए हैं? 10 मंडल, यानी कि इसमें बताए गए हैं 1028 सूक्त बताए गए हैं और 10,462 ऋचाएं बताई गई, यानी 10 मंडल है, 1028 सूक्त इस ऋग्वेद में है और लगभग 10,400 ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋचाएं हैं। तो आप याद रखेंगे इसमें कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल बताए गए? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,400 ऋचाओं का वर्णन हमें मिलता है इस ऋग्वेद में। इन 10 मंडलों में से ध्यान रखिएगा कि 10 मंडलों में से जो प्रथम मंडल है, प्रथम व 8वां, ठीक है, कि प्रथम व 8वां जो मंडल है, 8वां मंडल है, ये सबसे अंत में जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं प्यारे साथियों? 10। कितने हैं? 10। और ऋग्वेद के 10 मंडलों में से पहला और 8वां जो मंडल है वो सबसे अंत में जोड़ा गया है। अब इन 10 मंडलों में से कौन कौन से ऐसे कुछ भाग हैं जिनके बारे में हमें इस सामाजिक जीवन के बारे में जानकारियां मिलनी है? तो कुल कितने मंडल हो गए? 10 मंडल हो गए। सबसे अंत में कौन कौन से जोड़े गए हैं? पहला और 8वां जो मंडल है वो ऋग्वेद में सबसे अंत में जोड़ा गया है। चलिए आगे बात करता हूं। ध्यान दीजिए प्यारे साथियों कि ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, कौन से मंडल में? तीसरे मंडल। ध्यान समझना है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है प्यारे साथियों? कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। ध्यान से समझो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें किसका उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख अपन को मिलता है। और ये जो गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य एवं सावित्री जी को समर्पित। ये दोनों को समर्पित है। याद रखिएगा कि सूर्य भी आता है, सावित्री भी आता है। कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य एवं सावित्री जी को समर्पित है गायत्री मंत्र। कौन से मंडल में इस गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है। वहीं मैं अगर बात करता हूं प्यारे साथियों कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में, कौन से मंडल में प्यारे साथियों? 9वें मंडल। ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें उल्लेख मिलता है किसका? सोम का। किसका उल्लेख हमें मिलता है? ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। तो 9वां जो मंडल है इसमें अपन को किसका उल्लेख मिलता है? इसमें सोम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब सोम क्या है इसके बारे में अगर अपन बातें करते हैं तो देखो, सोम वैदिक संस्कृति में सोम जो था एक पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता था
और पेय पदार्थ यानी कि जो था ये एक वृक्ष के माध्यम से, जड़ी बूटियों के माध्यम से यानी कि इसका उत्पादन किया जाता था। सोम जो है ये एक रस के रूप में प्रयुक्त होता था और सोम रस हिमालय पर्वत की भुजबंत पहाड़ियों से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, कि सोम जो पर्वत ये है सोम रस कहां से प्राप्त किया जाता था? तो हिमालय पर्वत की जो भुजबंत पहाड़ियां हैं उनसे सोम रस की प्राप्ति होती थी। और सोम का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में अपन को प्राप्त हुआ है प्यारे साथियों? 9वें मंडल। साथियों यहीं पर अगर मैं चर्चा आपसे करता हूं कि ऋग्वेद के, ध्यान से समझना, यहां पर प्रश्न आपके आते हैं यहां से, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कौन से मंडल में? 10वें मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल, और 10वें मंडल का जो नाम अपन को मिलता है याद रखिएगा, पुरुष सूक्त। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में अपन को किसके बारे में उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है प्यारे साथियों, इस 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है प्यारे साथियों? 4 वर्णों का। कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। और ये 4 वर्ण या जातियां कह सकता हूं मैं इनको, कि 4 जातियां जो हमें उत्पन्न मानी जाती हैं, 4 वर्ण माने जाते हैं, उन चारों वर्णों का उल्लेख कौन से मंडल से मिलता है? 10वें मंडल से मिलता है। 4 वर्ण यानी कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 जातियों का उल्लेख हमें जो मिलता है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल से प्रारंभ होता है, या कौन से मंडल में हमें इनका उल्लेख मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। प्यारे साथियों, इन चारों वर्णों के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां से आपकी जाति व्यवस्था प्रारंभ होती है। यानी जाति व्यवस्था, जातियों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से मानी गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र माना गया है कि इस 10वें मंडल के तहत की जो परम पुरुष है, जिसे अपन ब्रह्म कहते हैं, कि इस परम पुरुष के मुख से, ध्यान दीजिएगा, कि परम पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई? ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी जाती है। परम पुरुष की भुजाओं से, भुजा, और परम पुरुष की भुजा से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? क्षत्रिय की। और परम पुरुष की जंघाओं से, और परम पुरुष की जंघा से वैश्य की उत्पत्ति मानी गई। और परम पुरुष के पैरों से, प्यारे साथियों याद रखना, और परम पुरुष के पैरों से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। प्यारे साथियों, ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन था, ये जो 4 वर्ण यानी कि व्यवस्था जो चालू हुई, इन 4 वर्णों में से एक अकेला ऐसा वर्ण था शूद्र। कौन सा वर्ण है? शूद्र। यानी कि अभी हमने बात की थी शुरुआत में कि ऋग्वैदिक काल में शिक्षा जो थी वो महिलाओं तक को भी दी जाती थी, लेकिन इन 4 वर्णों में से ये जो शूद्र जो हुआ करते थे प्यारे साथियों, शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। याद रखिएगा कि शूद्रों को किसका अधिकार नहीं था प्यारे साथियों? तो उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। उपनयन संस्कार का मतलब शिक्षा का अधिकार नहीं था। शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो शूद्रों को जब शिक्षा नहीं दी जाती थी तो शूद्र जो थे वो हमेशा कैसे रह गए? शूद्र रह गए। ठीक है, इसके अलावा ये जो ऋग्वैदिक कालीन था जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख हमें मिला 10वें मंडल पुरुष सूक्त में, तो इस काल में ये जो ऋग्वैदिक काल है प्यारे साथियों, ऋग्वैदिक काल, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल, इस ऋग्वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था थी, ध्यान रखिएगा कि जाति व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था का आधार क्या था प्यारे साथियों? तो ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था का आधार था कर्म। यानी जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता था उस व्यक्ति को उसी प्रकार की जाति व्यवस्था में सम्मिलित कर लिया जाता था। ठीक है, जरूरी नहीं था
कि जिस तरीके से हम वर्तमान समय में बातें करते हैं कि वैश्य के घर में जन्म लेने वाला वैश्य है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण है, क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला क्षत्रिय है, शूद्र के घर में जन्म लेने वाला शूद्र है, ऐसा ऋग वैदिक काल में कतई नहीं था। ऋग वैदिक काल में जाति व्यवस्था जो थी वो कैसी थी? कर्म पर आधारित थी। यानी कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो बच्चा है, अगर वो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट है और वह यानी कि युद्धों में जो व्यवस्था है, युद्ध में भाग लेना है, तो वो क्षत्रिय बन जाता था। ठीक है। किसी वैश्य के घर में जन्म लेने वाला कोई भी बालक है, अगर वह वेदों के अध्ययन करने के बाद में उनको जो वेद हैं उनको पढ़ना सिखाना सारी चीजें अगर करने लगता है, वो यज्ञों में भाग लेने लगता है, यज्ञ कराने लगता है, तो वो ब्राह्मण हो जाता था। ब्राह्मण का जो था वो क्षत्रिय हो सकता था। शूद्रों को तो उपनयन संस्कार का अधिकार था ही नहीं, तो शूद्र रहे। तो यहां पर जाति व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी। तो प्यारे साथियों, अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि ऋग वैदिक काल में जाति व्यवस्था में परिवर्तन संभव था, संभव नहीं था, तो बताइए। तो यहां पे संभव होगा कि संभव नहीं होगा? सीधी सी बात है, जाति व्यवस्था कर्म पर थी तो परिवर्तन हुआ करते थे। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि जाति व्यवस्था का आधार कर्म था तथा जाति या वर्ण में कह सकता हूं कि वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन संभव था। याद रखिएगा कि ऋग वैदिक काल में जाति व्यवस्था में परिवर्तन संभव था। जाति परिवर्तित हो सकती थी, लेकिन इसी काल में, इसी ऋग वैदिक काल में ध्यान दीजिएगा कि ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल भी मैं इसे कह सकता हूं, ऋग वैदिक काल में कौन सी व्यवस्था का प्रचलन था? दास व्यवस्था का। ठीक है, याद रखिएगा कि दास व्यवस्था का प्रचलन था। याद रखिएगा, प्रचलन था। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे कि जाति जो व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन संभव था, वर्ण व्यवस्था परिवर्तित हो सकती थी। ठीक है, लेकिन दास व्यवस्था का प्रचलन था इस ऋग वैदिक काल में कि दासों के बारे में यानी कि लगाया जाता था कि भाई दास हुआ करते थे, सेवा करने के लिए दास रखे जाते थे। क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करता हूं, ये जो ऋग वैदिक काल था, ये जो ऋग वैदिक काल था, इसका रहन सहन कैसा था, पहनावा कैसा था, उसके बारे में अगर चर्चा की जाती है तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों कि इस काल का, ये जो ऋग वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल का रहन सहन, खान पान साधारण था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि यहां रहन सहन, यहां का खान पान जो था प्यारे साथियों वो बिल्कुल साधारण था। महिलाएं जो हुआ करती थी, ऋग वैदिक काल की जो महिलाएं जो हुआ करती थी, वो महिलाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार के वस्त्र धारण किया करती थी। मुख्य रूप से महिलाएं जो हैं, महिलाएं 3 प्रकार के वस्त्र धारण किया करती थी। ध्यान दो कि महिलाएं 3 प्रकार के वस्त्र पहना करती थी। फिर पुरुषों के बारे में भी बात करूंगा कि 3 प्रकार के वस्त्र पहनती थी। अब वो 3 प्रकार के वस्त्र कौन कौन से थे उनके बारे में अगर अपन बात करते हैं तो देखो, एक प्रकार का जो वस्त्र था वो था नीबी, एक था वास और एक था अधिवास। 3 प्रकार के वस्त्र जो थे वो महिलाएं पहना करती थी, जिनमें नंबर 1 की मैं बात करूं तो प्यारे साथियों देखो, नीबी, दूसरा जो प्रकार था वो था बास, और तीसरे प्रकार की अगर मैं बात करूं तो वो था अधिवास। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि नीबी, बास और अधिवास, ये 3 प्रकार के वस्त्र जो थे वो मुख्य रूप से महिलाओं के हुआ करते थे। नीबी के बारे में अगर बातें करते हैं तो नीबी जो वस्त्र था वो कहां कैसे पहना जाता था, यानी कि यहां पर ध्यान रखिएगा कि महिलाओं के वस्त्र थे तो कमर से नीचे, कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, कमर से नीचे पहने जाने वाला जो वस्त्र था उसे अपन किस नाम से जानते थे? उसे नीबी कहते थे। बास जो था ये प्यारे साथियों कमर के
ऊपर। कमर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र था। कमर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला जो वस्त्र था उसे अपन बास के नाम से जानते थे। और सीधा सा तीसरा प्रश्न प्रकार जो था वो प्यारे साथियों वो था अधिवास। और अधिवास की अगर मैं बातें करता हूं तो ध्यान रखिएगा कि अधिवास जो था वो यानी कि एक ऐसा वस्त्र जो शॉल की तरह, जैसे अपन शॉल या लोही जो होती है उसको अपन लपेटते हैं, तो शॉल की तरह लपेटे जाने वाला वस्त्र, याद रखिएगा शॉल की तरह, और शॉल की तरह लपेटे जाने वाला वस्त्र। महिलाएं जो शॉल की तरह किसी भी वस्त्र को लपेट कर रखती थीं, तो लपेटे जाने वाला जो वस्त्र था प्यारे साथियों वो क्या कहलाता था, वो अधिवास कहला। यानी ऋग्वैदिक काल में महिलाएं जो थीं वो प्रमुख रूप से कितने प्रकार के वस्त्र पहनती थीं, 3 प्रकार के, नीवी, वास और अधिवास। नीबी कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र हुआ करता था। बास जो है वो कमर के ऊपरी हिस्से पर पहने जाने वाला वस्त्र हुआ करता था। और एक हुआ करता था अधिवास जो शॉल की तरह लपेटे जाने वाला वस्त्र हुआ करता था। इस काल में ये जो ऋग्वैदिक कालीन जो महिलाएं थी, इनमें अगर अपन बातें करते हैं तो इस काल में वैश्याओं के द्वारा पहने जाने वाला एक विशिष्ट प्रकार का परिधान हुआ करता था। वैश्याओं के द्वारा, ध्यान से समझिए यहां पर कि वैश्याओं के द्वारा पहने जाने वाला एक विशिष्ट परिधान, वैश्या जो हुआ करती थी उनके बारे में यहां पर एक परिधान की चर्चा कर रहा हूं कि वैश्याओं के द्वारा पहने जाने वाला विशिष्ट परिधान, वैश्याओं के द्वारा पहने जाने वाला जो विशिष्ट परिधान था प्यारे साथियों, वो विशिष्ट परिधान किस नाम से जाना जाता था, तो उसे कहते थे पेशच या पेचस कह सकते हैं उसे, पेचस। ठीक है, कि विशिष्ट महिलाओं के द्वारा वो विशिष्ट जो परिधान था वो यानी कि जो महिला वैश्याएं जो पहनती थीं उसे अपन किस नाम से जानते थे, उसे पेचस के नाम से जानते थे। ठीक है, तो वैश्याओं के द्वारा पहने जाने वाला जो यानी कि जो परिधान हुआ करता था उसे क्या कहते थे, उसे पेचस या पेसस, एक ही ऑब्लिक लगा के यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम, या दोनों में से पेसस भी कह सकते हैं उसे ना। तो पेचस या पेसस के नाम से उसे जाना जाता था। ये किन के वस्त्र हुए प्यारे साथियों, ये महिलाओं के वस्त्र हुए, कि महिलाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार के वस्त्र पहना करती थी, नीवी, बास और तीसरा अधिवास। क्लियर यहां तक का। अब आगे की चर्चा में मैं लेके चलूं थोड़ा सा कि सामाजिक जीवन और कैसा कैसा इसमें था, तो यह पुरुषों के वस्त्रों के बारे में मैं चर्चा यहां से करता हूं आपसे कि इस काल में जो पुरुष हुआ करते थे, ध्यान दीजिएगा, पुरुष जो थे प्यारे साथियों वो मुख्य रूप से यानी कि किस कौन कौन से वस्त्रों को यानी कि पहना करते थे, तो पुरुषों के प्रमुख रूप से 2 प्रकार के वस्त्र हुआ करते थे। एक हुआ करता था अंगरखी, ठीक है, और एक हुआ करता था धोती। ठीक है, अंगरखी और धोती ये पुरुषों के 2 प्रकार के वस्त्र हुआ करते थे। तो एक तो होता है अंगरखी, ठीक है, और दूसरा जो वस्त्र हुआ करता था पुरुषों का वो था धोती। ध्यान रखो कि पुरुष अंगरखी और धोती, अंगरखी को हम बुगतरी के नाम से भी जानते हैं, बुगतरी। बाकी तो इसे बहुत कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे वर्तमान समय में तो इसे बगलबंद, डगला, ठीक है, बुगतरी, फितूरी आदि नामों से भी जानते हैं। तो यहाँ पे एक तो अंगरखी और एक था धोती। इस समय में ये जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो पुरुष हुआ करते थे, ये पुरुष सिर पर पगड़ी, ध्यान दीजिएगा कि पुरुष जो थे प्यारे साथियों वो सिर पर पगड़ी धारण किया करते थे। और ये प्रश्न ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में पुरुष सिर पर पगड़ी धारण करते थे, उस पगड़ी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था, तो इस पगड़ी के लिए ध्यान दीजिएगा कि जो पगड़ी धारण करते थे उस पगड़ी को या पगड़ी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था, ऊष्णीय शब्द कहा गया। पगड़ी को क्या कहा गया था, ऊष्णीय कहा गया था। तो याद रखिएगा यहां पर कि महिलाओं के प्रमुख रूप से 3 वस्त्र हुआ करते थे, नीवी,
बास और अधिबास। वहीं पुरुष मुख्य रूप से अंगरखी और धोती पहना करते थे तथा सिर पर जो पगड़ी धारण किया करते थे उस पगड़ी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पगड़ी के लिए उष्णीय शब्द का प्रयोग किया गया था। क्लियर यहां तक साथियों? अब आगे की बात में इसमें और थोड़ा सा लेके चलता हूं कि इस ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख पशुओं के बारे में अगर चर्चा की जाती है तो ऋग्वैदिक कालमीन सभ्यता के जो लोग थे वो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था, ऋग्वैदिक कालीन समाज के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। ठीक है, तो इस सभ्यता के लोग यानी ऋग्वैदिक काल के लोग, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे ये कैसे थे प्यारे साथियों? ये शाकाहारी व मांसाहारी। ध्यान दीजिएगा कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ठीक है, कि शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। तो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दोनों प्रकार के यहां पर थे। लेकिन अगर बात जब यहां तक आती है कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे, इन आर्यों का सबसे सम्मानीय पशु कौन सा था? ठीक है, कौन से पशु को ये सर्वाधिक महत्व दिया करते थे? क्योंकि समाज में तो व्यक्तियों के साथ साथ यानी कि पशुओं को भी साथ में रखा जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इस ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में सबसे सम्मानीय पशु, ठीक है, कि सबसे सम्मानीय जो पशु था प्यारे साथियों वो कौन सा माना जाता था? गाय। ध्यान रखो कि सबसे सम्मानीय पशु जो था या सबसे पवित्र पशु के बारे में अगर मैं आपको बात करता हूं तो सबसे सम्मानीय पशु कौन सा माना जाता था? गाय को सम्मानीय पशु माना जाता था। और ये जो गाय है, इस गाय के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता था। जैसे गाय जो थी इसे आहन्य, आहन्य, गाय को क्या कहा गया था? आहन्य। आहन्य का मतलब है प्यारे साथियों जिसकी हत्या ना की जा सके, जिसे मारा ना जा सके, ना मारा जाने योग्य, ना मारा जाने योग्य कौन सा पशु माना जाता था? तो गाय को माना जाता था कि जो गाय थी ये आहन्य के रूप में, आहन्या या आहन्य के नाम से यानी कि गाय को जाना जाता था। जबकि इस ऋग्वैदिक काल में सबसे सम्मानीय या पवित्र भी मैं लिख सकता हूं कि सबसे सम्मानीय या पवित्र जो पशु था वो गाय था। लेकिन जब सबसे प्रिय पशु की बात आ जाए कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का सबसे प्रिय पशु। अब यहां प्रिय पशु की बात आती है तो प्यारे साथियों याद रखना घोड़ा। ठीक है, अब यहां पे दो पशुओं का मैंने उल्लेख आपको कर दिया है कि जब बात आती है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का सबसे सम्मानीय या सबसे पवित्र पशु कौन सा माना जाता है तो आप करेंगे गाय। गाय के लिए आहन्या शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि एक ऐसा पशु जिसकी हत्या ना की जा सके उसे आहन्या कहा गया था। लेकिन सबसे प्रिय पशु की बात जब आती है तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का सबसे प्रिय पशु था घोड़ा। और घोड़े के बल के आधार पर ही आर्यों ने अनार्य जो जातियां थीं उनको यहां से खदेड़ा था और अपना जो क्षेत्र था वो स्थापित किया था। ठीक है साथियों, ये तो अब तक हमने जो चर्चाएं की हैं ये हमने बात की है प्यारे साथियों ऋग्वैदिक काल के बारे में कि जो ऋग्वैदिक काल हमने यानी कि पढ़ा था तो ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जो जीवन था वो यानी कि कैसा कैसा था ऋग्वैदिक काल में, यानी कि हमने क्या क्या इसमें देखा। तो उसके अलावा साथियों हम बात करेंगे अब यहाँ परिवर्तन की कि जैसे मैंने आपको बताया कि वैदिक काल जो था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक ऋग्वैदिक काल जिसे अपन पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, वहीं पर अगर मैं आपसे बातें करूं तो दूसरा जो भाग था वो था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुआ था सामाजिक जीवन में उस पर चर्चा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हम इसमें और अब बात करेंगे हम कौन से काल की प्यारे साथियों? उत्तर वैदिक काल की। ध्यान से समझो, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन
अभी तक हमने कौन सा पढ़ा? ऋग वैदिक काल। अब बात आएगी उत्तर वैदिक काल की कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए थे, तो उनके बारे में अपन को बातें करनी है। तो देखिए प्यारे साथियों, जिस तरीके से हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल में कि ये जो ऋग्वैदिक काल था, इस ऋग्वैदिक काल में यानी कि जो समाज थे, ठीक है, वो किस प्रकार का था। जैसे कि हमने बात की थी ऋग्वैदिक काल में परिवार की बात, अगर ऋग्वैदिक काल के परिवार की, वो पॉइंट वहां पे रह गया, यहाँ पे एक साथ बता रहा हूं ना कि ऋग्वैदिक काल में जो परिवार हुआ करते थे वो परिवार सामूहिक थे, सम्मिलित परिवार रहा करते थे, सामूहिक परिवार थे। इसके अलावा ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था, उस ऋग्वैदिक काल में घर की जो मुखिया, घर का जो मुखिया हुआ करता था वो कौन हुआ करता था। जैसे हमने सिंधु सभ्यता में जब पढ़ा तो सिंधु सभ्यता में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता का जो परिवार था वो सामूहिक था, लेकिन घर की जो मुखिया थी, घर की मुखिया माता हुआ करती थी, यानी कि जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था, घर की मुखिया माता हुआ करती थी। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में परिवार संयुक्त रहे, संयुक्त परिवार थे, लेकिन घर की जो मुखिया या घर का जो मुखिया हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, वो यानी कि पितृ सत्तात्मक बन गया, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो जिस तरीके का ऋग्वैदिक काल में था सेम उत्तर वैदिक काल में रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, कि यानी कि परिवार परिवार सामूहिक थे, ध्यान रखो, सामूहिक व पितृ सत्तात्मक, ध्यान रखिएगा, पितृ सत्तात्मक बने रहे। यानी ऐसे ही तो थे ऋग्वैदिक काल में, और ऐसे ही कौन से काल में आ गए? उत्तर वैदिक काल में। परिवारों में कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं आया था, सामूहिक वहां थे, यहां पर भी सम्मिलित थे, सामूहिक थे, वहां पर भी पितृसत्तात्मक थे, यहां पर भी पितृ। लेकिन इस उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखिएगा कि ये जो उत्तर वैदिक काल था, यहां परिवर्तन जो आया वो किस में आया? इस उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को, ध्यान रखो, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, ध्यान रखना, शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। यानी कि जहां ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को साथ पढ़ने का और यज्ञ में साथ में भाग लेने का अधिकार था, वहीं पर इस उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा से क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया, शिक्षा के अधिकार इनसे छीन लिए गए थे। हालांकि वैदिक सभ्यता के दोनों ही कालों में महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से भी वंचित रखा गया था। संपत्ति के अधिकार से वंचित ऋग्वैदिक काल में भी था और उत्तर वैदिक काल में, यानी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, ये याद रखिएगा, क्योंकि समाज जो था वो पितृसत्तात्मक बन गया था, संपत्ति के जो स्वामी था वो पुरुष बना दिए गए थे। तो दोनों ही कालों में ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे एक साथ ही लिख देता हूं कि वैदिक सभ्यता के, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, कि वैदिक सभ्यता के दोनों ही कालों में, और दोनों ही कालों का मतलब समझ में आ गया आपको, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों ही कालों में महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों, कि दोनों ही कालों में संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया था। संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया, यानी ना तो ऋग्वैदिक काल में इनको संपत्ति का अधिकार दिया गया था और ना ही उत्तर वैदिक काल, वंचित रखा गया। ठीक है, जबकि ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का तो अधिकार था, उत्तर वैदिक काल में तो शिक्षा का अधिकार भी इनसे छीन लिया गया था। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज थी, सामान्य जनता से जो महिलाएं थी, सामान्य जनता की जो महिलाएं थी, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। हालांकि कुछ जो संभ्रांत परिवार हुआ करते थे, ठीक है, कि संभ्रांत यानी कि जो धनाढ्य वर्ग था, संभ्रांत जो वर्ग था, धनाढ्य वर्ग जो था, संभ्रांत वर्ग में महिलाओं को, ध्यान दीजिएगा कि संभ्रांत वर्ग में महिलाओं को घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था।
अब याद यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि सामान्य जनता की जो महिलाएं थी वो घर से बाहर जाकर, घर से बाहर तो किसी की भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। हालांकि अब शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, लेकिन जो कुछ धनाढ्य वर्ग थे, जो संभ्रांत वर्ग थे, उस संभ्रांत वर्गों की जो महिलाएं थी वो घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। ये अधिकार उनके पास में था। क्लियर है यहां तक का? अब जब यहां पर घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्ति का अधिकार दिया गया है तो निश्चित रूप से इस काल में जो शिक्षित महिलाएं हैं उनकी जो संख्या होगी वो कैसी होगी? कम होगी। जहां हमने ऋग्वैदिक काल में जो शिक्षित महिलाएं या विदुषी महिलाओं के बारे में देखा तो बहुत सारे नाम हमने यहां पर देखे कि विदुषी, यहां पर अगर बातें करते हैं अपन तो यहां पर मैंने जैसे कि आपको देखा कि यहां ऋग्वैदिक काल की मैंने बारे में बताया था आपको, यहां ये ठीक है, जिसे ये मैंने आपको यहां पर बताया था कि ऋग्वैदिक काल, ठीक है, कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी? घोषा है, अपाला है, शिक्ता है, विश्वारा है, लोपामुद्रा है, सची है, इंद्राणी है। तो ये ज्यादा संख्या में थी और इनको किस नाम से जाना गया था? ऋषि के नाम से जाना गया। लेकिन जब बात अब अपनी यहां पर आती है कि यहां मैंने आपको यहां पे बताया कि ये जो थी ऋग्वैदिक काल के बारे में, अगर उत्तर वैदिक काल पे अपन यहां पहुंचते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर वैदिक काल में क्या था। तो अब इस काल में अपन को क्या करना है? संभ्रांत वर्ग की महिलाओं को घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था, तो निश्चित रूप से यहां जो विदुषी महिलाएं हैं उनकी संख्या कम आ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, विदुषी महिला, कौन से काल की विदुषी महिलाओं पे मैं चर्चा कर रहा हूं? उत्तर वैदिक काल की। यहां से आपको नामों में अंतर याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाओं के नाम थे और उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाओं के नाम क्या थे? तो ज्यादा है तो जो थी संख्या में वो सीधी सीधी सी यानी कि किस में आ जाएंगी? वो ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाओं के नाम आपको याद करने हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, ठीक है, कि गार्गी है, मैत्रेयी है, शुभला, वेदवती, वेदवती, ठीक है, यानी गार्गी है, मैत्रेयी है, शुभला है, वेदवती है, ठीक है। ये जो प्यारे साथियों, ये जो विदुषी महिलाएं हैं ये कौन से काल की हैं? ये आपके उत्तर वैदिक काल की हैं। कौन से काल की हैं? उत्तर वैदिक काल की हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं थीं उनको ऋषि कहा गया था। क्या कहा गया था? ऋषि कहा गया था। और इस काल की जो ये जो विदुषी महिलाएं थीं, इन विदुषी महिलाओं को किस नाम से जाना गया था? तो याद रखिएगा, इन विदुषी महिलाओं को ब्रह्मवादिनियां, क्या कहा गया है? इन्हें ब्रह्मवादिनियां के नाम से जाना गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर कि ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिलाओं को क्या कहा गया था? तो उन्हें ऋषि के नाम से जाना गया था। और उत्तर वैदिक कालीन जो विदुषी महिलाएं हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों? तो इन्हें कहा जाता है ब्रह्मवादिनियां। ठीक है। इसके अलावा और इस काल में क्या क्या परिवर्तन हुए, समाज में क्या क्या और अन्य परिवर्तन हुए थे, उनके बारे में ध्यान दीजिएगा। देखिए कि इस उत्तर वैदिक काल में, ये जो उत्तर वैदिक काल था हमारा, उत्तर वैदिक काल, इस उत्तर वैदिक काल में प्यारे साथियों गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हो गया। कौन सी व्यवस्था का प्रचलन हो गया था? गोत्र व्यवस्था का। ठीक है, कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें गोत्र व्यवस्था आ गई, कि गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हो गया। जिस तरीके से आज अलग अलग वर्ग में अलग अलग गोत्र माने जाते हैं, ठीक है, भाई जाटों का ये गोत्र है, ब्राह्मणों का ये गोत्र है, वैश्यों का ये गोत्र है। तो इस गोत्र व्यवस्था का जो प्रचलन हुआ था, तो गोत्र व्यवस्था का जो प्रचलन हुआ है प्यारे साथियों, ये कौन से काल की देन मानी जाती है? उत्तर वैदिक काल की। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हुआ। इसके अतिरिक्त में इसी काल में, अब जब गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हो गया था तो सपिंड जो विवाह हुआ करते थे, या मैं कहूं सगोत्र, ठीक है, कि सगोत्र जो विवाह थे, सगोत्र विवाह नहीं किए जाते थे। याद रखो, आज भी नहीं किए जाते हैं, कि नहीं किए जाते थे। यानी कि एक ही गोत्र के
लड़के और लड़कियों का विवाह नहीं किया जाता था। जैसे कि मैंने आपको वहां पर बात बताई थी कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे, लेकिन अंतर जातीय विवाह हुआ करते थे। अंतर जातीय विवाह हुआ करते थे। यहां पर भी अंतर जातीय विवाहों का प्रचलन रहा, लेकिन गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हो गया। गोत्र व्यवस्था में एक ही गोत्र के लड़के लड़कियों का, यानी कि जो सगोत्र थे, सगोत्र विवाह नहीं किए जाते थे। तो ये एक प्रकार का यानी कि जो परिवर्तन है वो यानी कि कौन से काल में आया था? उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा इस उत्तर वैदिक काल में और क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था जो थी वो किस पर आधारित थी? जाति व्यवस्था। कि ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी प्यारे साथियों? कर्म पर आधारित थी। कि ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। और इसके अलावा अगर बातें की जाती हैं कि यह उत्तर वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था है इसमें परिवर्तन आ गया, इसमें परिवर्तन आ गया। तो उत्तर वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था थी यहां परिवर्तित हो गई। ध्यान रखिएगा कि जाति व्यवस्था जो थी प्यारे साथियों, ये जाति व्यवस्था किस पर आधारित हो गई थी? जन्म पर। ध्यान रखिएगा कि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होकर पैतृक हो गई, जिस तरीके से आज है। ध्यान रखिएगा ना कि उत्तर वैदिक, जहां ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित थी कि जो जैसा कर्म कर रहा है वो उसी जाति में मान्य हो जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह चेंज हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होगी। जो आज है, वैश्य के घर में जन्म लेने वाला वैश्य है, जहां क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला क्षत्रिय है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जाति व्यवस्था जो थी वो पैतृक हो गई और किस पे आधारित हो गई थी? जन्म पर, यानी कि आधारित मान ली जाती है। इसके अलावा प्यारे साथियों, इस उत्तर वैदिक काल में और समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए थे और किस किस चीज का विकास हुआ था? तो इस उत्तर वैदिक काल जो समय था, उत्तर वैदिक काल में, इस उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, आश्रम व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा कि यहां इस उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी, पैतृक हो गई थी। और इसी काल में यानी कि कौन सी व्यवस्था का उल्लेख भी यानी कि अपन को मिलता है? तो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख भी इसी काल में हुआ। अब आश्रम व्यवस्था, ध्यान रखिएगा कि 4 आश्रमों का उल्लेख अपन को मिलता है। कितने आश्रम व्यवस्था में? तो 4 आश्रम व्यवस्थाएं अपन को मिलती हैं। इन चारों आश्रम व्यवस्था में से अपन बातें करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, पहला जो माना जाता है यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है प्यारे साथियों, कि एक तो ये है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरे के बारे में अगर अपन बातें करते हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में यानी कि दूसरा जो आता है वो आता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आता है सन्यासी आश्रम। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में दूसरा आश्रम है कौन सा? गृहस्थ आश्रम। यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा। और तीसरा जो प्यारे साथियों आता है, इसमें अगर अपन बातें करते हैं तीसरा, तो ये आता है प्यारे साथियों वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा जो आता है प्यारे साथियों वो आता है सन्यास आश्रम। ध्यान दीजिएगा ना, सन्यास आश्रम। अभी यानी कि मनुष्य जीवन जो है उसको 4 आश्रमों में विभाजित कर दिया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा सन्यास आश्रम। जन्म से यानी कि 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, 25 से 50 वर्ष की आयु का जो भाग था उसे अपन गृहस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति जो होता था वो अपना विवाह करता था, परिवार वृद्धि करने के लिए संतान उत्पत्ति करता था। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम यानी 50 से 75 वर्ष की आयु तक का जो समय था वो वानप्रस्थ आश्रम था। और अंत में सन्यास। यानी कि इन आश्रम व्यवस्था का उल्लेख जो हुआ है, आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ कौन से काल में ही माना गया है? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन प्यारे साथियों, कितने आश्रम व्यवस्था हैं? 4 आश्रम व्यवस्थाएं, जिनमें से यानी कि इनका उल्लेख हमें 2 उपनिषदों में मिलता है। एक मिलता है छांदोग्य उपनिषद में और एक मिलता है जाबाल उपनिषद में। ध्यान रखिए, इन 3 जो आश्रम हैं, ये जो व्यवस्था है 3 आश्रमों का, प्रारंभ में 3 आश्रमों का उल्लेख मिला। प्रारंभ में 3 आश्रमों का उल्लेख मिला, यानी कि
छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है कि छांदोग्य उपनिषद जो ग्रंथ है अपना, इस छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? 3 आश्रमों का। और प्रश्न आता है चौथे आश्रम का उल्लेख हमें जो मिलता है, ये मिलता है प्यारे साथियों जाबालोपनिषद में। कौन से उपनिषद में? जाबालोपनिषद में उल्लेख मिलता है। अब प्रश्न क्या बना कि छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। लेकिन जब प्रश्न आ जाए कि चारों आश्रमों का उल्लेख, या फिर सीधा सा पूछे कि चौथे आश्रम का उल्लेख जो है वो कौन से में मिलता है, तो याद रखिएगा कि चतुर्थ जो आश्रम है उसका उल्लेख, या चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ये परिवर्तन हुए थे ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में। क्लियर यहां तक का? इसके अलावा भी यहां पर अगर अपन बातें करते हैं प्यारे साथियों, तो यानी कि देखो ये जो ऋग्वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल था, इस उत्तर वैदिक काल में जो शूद्र थे, ध्यान रखिएगा कि शूद्र जो थे उनको कौन से आश्रम से यानी कि बाहर रखा गया था? यानी चारों आश्रमों से। जो शूद्र हैं, शूद्र को आश्रम व्यवस्था से बाहर रखा गया था। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को आश्रम व्यवस्था से बाहर रखा गया था। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, बाहर रखा गया जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल। ठीक है कि ऋग्वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था थी, वो जाति व्यवस्था किस पर आधारित थी? जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ठीक है, और कर्म पर आधारित थी, और कर्म पर आधारित होने के साथ साथ जाति व्यवस्था में परिवर्तन संभव था, परिवर्तन संभव था। लेकिन अगर बात ये आ जाती है कि उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ध्यान दीजिएगा कि ये जो उत्तर वैदिक काल था, इस उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा है ना, कि उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था में परिवर्तन संभव नहीं था। क्योंकि जाति किस पर आधारित हो गई थी? जन्म पर आधारित हो गई, और जन्म पर आधारित होकर पैतृक हो गई थी प्यारे साथियों। अब जब जाति पैतृक हो गई तो उसमें परिवर्तन असंभव था। याद रखिएगा, दोनों में आपको याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था में परिवर्तन संभव था, और उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था में परिवर्तन असंभव था। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित थी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है वो उसी जाति का मान लिया जाता था। ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन वेदों में रुचि नहीं है, वो युद्ध में रुचि रखता है, तो क्षत्रिय हो जाता था। लेकिन यहां अगर ब्राह्मण का पुत्र है तो उसे रुचि हो ना हो, यज्ञ कराना आए ना आए, वेद पाठन करना, पठन आए पाठन आए नहीं आए, लेकिन वो रहेगा कौन? ब्राह्मण ही रहेगा। क्योंकि परिवर्तन कैसा है प्यारे साथियों? असंभव था। ये आज इस चर्चा हमने की कि ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था, वहीं ऋग्वैदिक काल के बाद का जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। तो आज की इस वीडियो में हमने ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन दोनों समाज देखे। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था, उत्तर वैदिक काल का कैसा था, ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था, उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था। तो अगले अभी यानी कि जो पार्ट आएंगे इसमें अपन वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में आपके बीच में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।